हाय एवरीवन। तो आज हम लोग फंक्शन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। फंक्शन का जो एप्लीकेशन था वो देख लिया था हमने। प्रैक्टिकल मीनिंग, रियल वर्ल्ड से क्या कनेक्शन है, जो हमारे सराउंडिंग मशीन होती हैं जिनको बनाने का कोई ना कोई पर्पस होता है हमारा। विदाउट पर्पस हम कोई भी मशीन या ऐसी चीज़ें नहीं बनाते, इतना पैसा खर्च नहीं करते, है ना। ठीक है ना। बट हमारे लिए कोई मशीन बनाने का कोई उद्देश्य है ना, ये कोई पर्पस है। तो वो पर्पस मैं मैथमेटिकली फंक्शन से रिलेट करता हूँ, है ना, इन मैथमेटिक्स, है ना। सो मशीन है वो फंक्शन बताती है, मशीन का मैकेनिज्म फंक्शन की इक्वेशन बताती है, और मशीन में लगने वाले इनपुट्स वो डोमेन को बताते हैं। ऑल द टाइप्स ऑफ आउटपुट, पॉसिबल आउटपुट जो कि मशीन मेरी दे सकती है, ठीक है ना, जो कि मशीन मेरी दे सकती है, दैट इज व्हाट कोडोमेन, है ना। अभी दे बहुत सारी सकती है, पर जरूरी नहीं है हमेशा मेरे को उस सारे आउटपुट की जरूरत पड़ेगी एक पर्टिकुलर केस में, है ना। हो सकता है कि कभी पर्टिकुलर केस में एक सर्टेन टाइप्स ऑफ आउटपुट की ही जरूरत हो, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उस केस में जो इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहे हैं उनको बोलते हैं रेंज। तो उन इनपुट को मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलेंगे? डोमेन। तो डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो जो रिलेवेंट आउटपुट आ रहे हैं उनको क्या बोलूँगा? रेंज। और वो रेंज मेरे को डोमेन के अंदर ज़रूर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो डालो अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब जो मेरी मशीन है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, मतलब मेरे को उसको सुधरवा लेना चाहिए, है ना। या मैथमेटिकल टर्म में बोलूँ तो फंक्शन को रिकरेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, इसको सीधा कर ले। तो ठीक है ना। अभी देखो फंक्शन में बेसिक आइडिया तो अपन ने ले लिया है फंक्शन का। अब डोमेन और रेंज के बारे में भी अपन को आइडिया तो हो गया था डेफिनेशन लिख के। तो ऐसा देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे समझते हैं और मैथमेटिकली ये कैलकुलेट कैसे की जाती है। सो धीरे धीरे अपन वो सारी चीज़ें कवर अप करते चलते हैं। डेफिनेशन, डोमेन। तो डोमेन क्या होता है? सिंपल सी है डेफिनेशन। ऑल द इनपुट्स फॉर विच मेरा फंक्शन डिफाइन है। ऑल द इनपुट्स फॉर विच माई फंक्शन इज डिफाइन, फॉर विच माई फंक्शन इज डिफाइन। जब तक फंक्शन डिफाइन है उस सारी वैल्यूज में डोमेन के अंदर रख सकता हूं, ठीक है। सेम रेंज, रेंज क्या होगा? इसका जस्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। कहने का मतलब जो मैं इनपुट रख रहा हूं उसके रिस्पेक्ट में फंक्शन मेरे को क्या आउटपुट दे रहा है ना। सो ऑल द आउटपुट्स all the output which are given by which are given by the function with respect to the domain element। ये चीज, ये लास्ट लाइन ध्यान रखना है कि डोमेन एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो आउटपुट मिल रहे हैं ना वो मेरे क्या होंगे? रेंज होंगे। क्योंकि ऐसा होएगा ना कि आउटपुट वाले सेक्शन में अपन ने तो बहुत सारे डाल रखे होंगे, हो सकता है ना। सो हो सकता है कि वो एलिमेंट को डोमेन का पार्ट हो, रेंज का नहीं हो। तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू डोमेन एलिमेंट्स जरूर लिखो, या डोमेन इनपुट, जो भी आप, जिससे आपका कनेक्शन, जिस भी आपके लैंग्वेज से कनेक्शन सही हो रहा हो, ठीक है, डोमेन एलिमेंट्स, ठीक है। सो ऑल द आउटपुट्स विच आर गिवन बाय द फंक्शन
रिस्पेक्ट टू डोमेन एलिमेंट्स। ये डोमेन और रेंज हो गए। अब डोमेन और रेंज अपन किसकी निकालते हैं, फंक्शन की। तो फंक्शन कोई सिंगल फंक्शन नहीं होता, फंक्शन तो बहुत सारे तरीके के होते है ना। लाइक अलजेब्रिक फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल होता है, रेशनल होता है, इरेशनल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल होते हैं, लॉग, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस, सिग्नम, अपने जीआईएफ है ना, फ्रैक्शनल पार्ट। तो काफ़ी टाइप के फंक्शन होते हैं। तो एक एक करके अपन को सारे फंक्शन देखना है और उन फंक्शंस की डोमेन कैसे कैलकुलेट करना है और रेंज कैसे कैलकुलेट करना है, ये अपन को देखना है एक एक करके। तो अपन को एक बिल्कुल ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि किन किन फंक्शन के बारे में अपन कैलकुलस में बात करने वाले हैं और फिर इनका अपन मतलब इनसे रिलेटेड चैलेंजेस क्या आते हैं अपन को। सो वो अपन फंक्शन के बाद वाले चैप्टर्स में देखते हैं, लाइक लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, उन सब। ठीक है। सो पहली बात तो जो फंक्शंस होते हैं ये इतने जरूरी बोले हुए हैं, ये फंक्शंस को एक कैटेगरी, सेपरेट कैटेगरी में बांटा गया है ना। तो वो सेपरेट कैटेगरी क्या क्या है तो वो अपन देख लेते हैं पहले, कि जैसे फंक्शन है तो फंक्शन में पहली चीज तो होती है क्या, मेरा अलजेब्रिक। अब अलजेब्रिक में क्या क्या आते हैं, अपने सिंपल जो पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर मोनोमियल आ गया, फिर पॉलिनोमियल के साथ में कांस्टेंट आ गया, आइडेंटिटी आ गया है ना, रेशनल आ गया, और क्या आ गया मेरा इरेशनल आ गया। सो ये सब किसके अंदर आते हैं, मेरे अलजेब्रिक के अंदर। फिर नेक्स्ट चीज आती है दैट इज ट्रांसीडेंशियल। ट्रांसीडेंशियल, ठीक है। सो ट्रांसीडेंशियल के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे लॉगरिथमिक, एक एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। सो ये सब किस में आते हैं, ट्रांसीडेंशियल। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज पीस वाइज। तो पीस वाइज मतलब कि जो क्या होते हैं, जिनके डोमेन इंटरवल टूट रहे होते हैं है ना। सो ऐसा कब होता है, जीआईएफ में होता है, मॉडुलस में होता है ना, और अपना फ्रैक्शनल पार्ट में होता है ना। जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, इन सब में होता है ना। तो जीआईएफ जैसा एक होता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वैसे एक और होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें होता है। तो ये सब किसमें आएंगे, पीस वाइज में। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं मेरे कि अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनके रिस्पेक्ट में डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करना है ना। सो पहली हेडिंग दैट इज अलजेब्रिक। अब आप बिल्कुल शांति से देखते चलो तो क्या होगा, कोई भी बेसिक चीज नहीं छूटेगी। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा ना कि अगर अपन थोड़े से भी तेज चले तो हो सकता है कि अपन जो बीच की चीजें हैं वो धीरे से स्किप हो जाए। और मैं नहीं चाहता कि बीच में कोई भी चीज स्किप हो, वो कंप्लीट नॉलेज आए है ना। और वो कंप्लीट नॉलेज भी इस तरीके से आए कि आप उसको अप्लाई कर पाओ प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अगर आप पढ़ रहे हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही, इसका मतलब सीधी सी बात है, ऑब्जर्वेशन स्किल बेकार है। आप बहुत जल्दी कर रहे हो, आप बहुत रश में हो है ना। तो उस केस में क्या होता है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी कम होती है। तो आपको पढ़ाई करते टाइम पे शांत रहना बहुत ज़रूरी है ना। शांति से सुनो और उसको प्रॉपरली नोट डाउन करो और समझने की कोशिश करो। ठीक है। सो अल्जेब्रिक में मोनोमियल पॉलिनोमियल के अंदर ही आता है। तो अपन पहली चीज तो अपन पॉलिनोमियल देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन को अपन कैसे लिखते हैं, भाई जैसा मेरा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वैसे ही मेरा पॉलिनोमियल होता है। बस पॉलिनोमियल के लिए कुछ कंडीशन होती है। लाइक अगर मेरा एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा कुछ लिखा है, x की पावर n-1
a n-2 x की पावर n-2, और ये ऐसे ऐसे करते जा रहा हुआ है। ये लिखा हुआ है a1x प्लस a0। तो अगर इसमें जो n है वो एक होल नंबर है ना, और जो मेरा an है, an इज व्हाट, लीडिंग कोएफिशिएंट। an को क्या बोलते हैं हम, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो ये लीडिंग कोएफिशिएंट अगर मेरा जीरो नहीं है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मैं बोल सकता हूं कि p ऑफ x क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है या फिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब चूंकि ये मेरा एक फॉर्म है, एक्स के फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में। अब इसमें सोचो, अब तो अगर मेरे को इसमें डोमेन की बात करना है, तो आप तो डोमेन निकालते टाइम पे बस एक ही थॉट लेके चलो कि ये फंक्शन किन वैल्यूज के लिए डिफाइन होने वाला है। ठीक है, तो आप एक्स की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो इसके अंदर। देखो, आप एक्स की वैल्यू 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कोई ट्रबल नहीं होने वाला। सेम आप नेगेटिव में डालो तो भी कोई ट्रबल नहीं होने वाला। आप इंटीजर डालो, रेशनल डालो, इरेशनल डालो, या कोई भी रियल नंबर डालो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका फंक्शन स्टिल डिफाइन होएगा, है ना। मैं x की जगह इनपुट करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि x मेरा वेरिएबल है इस केस में, है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। सो डोमेन इस केस में क्या आ रहा होगा, ऑल रियल नंबर्स। है ना। सो अपन कैलकुलस में जब भी r लिखते हैं, क्या लिखते हैं, r। तो r से मतलब रियल नंबर्स होता है। आप लोग प्लीज ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं भी मैं ऐसा लिख रहा हूं कि x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, x मेरा रियल नंबर्स है ना। और ऐसा कोई सिंबल बना रहा हूं तो दैट इज व्हाट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इस तरीके। तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगी, सारे रियल नंबर। अब इसी में ही आप रेंज अगर देख रहे होंगे, तो रेंज अभी देख लो, पर क्या होगा ना, रेंज के निकालने के मेथड चेंज होते हैं, है ना। सो डेफिनेटली रेंज जब अपन निकालना देखेंगे तो कोशिश करेंगे कि अपन सारे फंक्शन के साथ में उनमें रेंज निकालने के तरीके को भी देखते चलें, ताकि ऐसा ना हो कि मैं सारी रेंज निकालने के तरीके लास्ट में बताऊं और फिर एकदम से उस सारी चीज का बर्डन सारे फंक्शन पे आएगा तो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो अपन कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे फंक्शन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनमें रेंज निकालने के तरीके कैसे चेंज होंगे, है ना, वो भी अपन साथ साथ में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसमें रेंज तो क्या है, सिंपल, मैं सारी वैल्यूज रख सकता हूं तो मेरे को सारी वैल्यूज मिल सकती है, पर ऐसा जरूरी नहीं होगा, है ना। ये ध्यान रखना, किस केस में, पॉलिनोमियल के केस में, है ना। तो रेंज जो होएगा वो डिपेंड करेगा कि डिग्री क्या है। तो ये यहां पे लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन डिग्री। है ना, क्योंकि अगर ये इवन डिग्री हुई तो फंक्शन क्या करता है, ऊपर से आता है और कुछ भी टर्न लेने हुआ लेकिन ऊपर ही जाता है, तो मेरी रेंज कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट आई मीन कंप्लीट मूवमेंट नहीं लेती, है ना। सो वैसे ही तो रेंज अगर आप देखोगे तो रेंज निकालने के लिए जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो और एक और क्या बताता है कि इट इज व्हाट, मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन या वाई एक्सिस। मूवमेंट ऑफ फंक्शन इन वाई एक्सिस इज व्हाट, रेंज। ये क्या है, ग्राफिकल। ठीक है, सो लाइक मैं ग्राफ बना के बताता हूं पहले तो आपको कि लेट से ये एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। तो आप देख रहे हो फंक्शन का जो मूवमेंट है वो कैसा जा रहा है,
इस पॉइंट से ऊपर की तरफ, मतलब इनफाइनाइट की। सो जो मेरी रेंज आ रही है वो कहाँ आ रही है, इस वैल्यू से इस वैल्यू तक। अब ये इसकी जो भी वैल्यू, तो इसको मान लेता हूं कोई मिनिमम वैल्यू होगी और इनफाइनाइट दैट इज मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो वही ये मिनिमम वैल्यू टू इनफाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू। अब ये इंक्लूड हो रही है इस केस में, तो दिख रहा है ना, ठीक है। सो ये वाई एक्सिस में कैसा मूवमेंट दिख रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसी चीज से एक और चीज क्या समझ में आ रही है कि जो रेंज होती है वो क्या होती है, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। तो रेंज को आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है ना। अब अभी मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाए हैं, पर ये टोटली डिपेंड करता है मेरे प्रॉब्लम पे या ग्राफ में कि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम मेरे इंक्लूड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मान लो ये तो मेरा एक इवन डिग्री कर्व है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। जरूरी नहीं है ये 2 डिग्री या क्वाड्रेटिक हो, ये 4 डिग्री भी हो सकता है ना, 6 डिग्री भी हो सकता है, 8 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है ना। इस गलत फहमी में नहीं रहना, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट चीज, अगर मेरा 3 डिग्री कर्व होता तो 3 डिग्री कुछ इस तरीके से जाता है। तो अब देखो इसमें वाई एक्सिस के अबाउट आप मूवमेंट देखो, तो ये कितना हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो इस केस में मेरी रेंज मेरे को किस टाइप से दिख रही है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो ये बोल रहा था कि भाई जो मैं ब्रैकेट लगने वाले हैं ये तो टोटली डिपेंड करता है कि मेरा कर्व क्या होने वाला है, ठीक है। सो अगर आपको डायग्राम बनाते आ रहा है, भाई इस चीज से क्या सीखने को मिला कि यार डायग्राम आपको जरूर पता होना चाहिए। कोई फंक्शन है अगर उसका कर्व का नॉलेज है तो मैं कई चीजें बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। मतलब ये इस तरीके से है कि आपने एक बिहाइंड द सीन प्रैक्टिस कर रखी है हर चैप्टर की अच्छे से। वो टूल्स आपके पास ऑलरेडी हैं एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आप एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम आएगा उसमें लगने वाली टाइम को मिनिमाइज कर सको, ठीक है ना। तो उस टूल में ये टूल कौन सा आ रहा है, कर्व स्केचिंग। तो अपन साथ साथ में क्या करते चलेंगे, जो भी फंक्शन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कर्व कैसे ड्रॉ होंगे उनको देखते चलेंगे। और डिटेल जो सी ड्राइंग है और ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी मैं एक सीरीज बनाऊंगा जो कि मॉर्निंग में अपलोड होगी डेली, है ना। और मॉर्निंग में 6 बजे या 7 बजे के करीब, ठीक है। सो वो अपकमिंग वीक में आने वाली है, वो 1 या 2 वीक के आसपास, ठीक है। सो फंक्शन के साथ में उसको बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना चाहता, अदरवाइज फंक्शन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा चैप्टर, है ना। तो फंक्शन में मैं फंक्शन स्पेशली फंक्शंस को डिस्कस करना था, ठीक है। तो उन फंक्शन की कर्व तो बता ही दूंगा इसमें, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अलग से सीरीज है। सो ये था। अब ये क्या हो रहा है, डिग्री चेंज हो रही है तो मेरी रेंज की जो वो भी चेंज होगी उसे करस्पॉन्ड, है ना। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो आपको, तो पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहले जो आते हैं वो क्या आते हैं, लीनियर। तो अपन देख लेते हैं, लीनियर से पहले कांस्टेंट आता है। तो अपन इसके लिए पहले हेडिंग डाल लो इसी में ही, आई मीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल में जो अपन ने देखा है। तो सबसे पहला देख लेते हैं अपन कांस्टेंट। सो इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल पड़ोस के कुत्ते, वेरी डिस्टर्बिंग। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है कि मैंने कोई एक पी ऑफ एक्स डिफाइन किया है जिसमें एक्स की मैं कोई भी वैल्यू डालूं, लेकिन आउटपुट में तो मेरे को एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलने वाली, एक फिक्स डिग्री मिलने वाली, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू मिलने वाली। जब इसको बनाता हूं तो ये कैसे दिखती है, ये मैंने लिया
और x की मैं कोई भी वैल्यू डाल रहा हूँ, मेरा इनपुट ऑलवेज सेम है ना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसका जो डिग्री है वो क्या है, इसकी डिग्री एक्चुअल में क्या आती है, जीरो। डिग्री क्या आ रही है, जीरो। मतलब कि आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, उसका मूवमेंट जो है आउटपुट का वो बिल्कुल एक यूनिडायरेक्शन है। तो यूनिडायरेक्शन तो लीनियरली भी होता है, पर कांस्टेंट में ये मतलब है कि वो मेरे डोमेन पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, डोमेन की वैल्यूज पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो डिग्री जीरो कांस्टेंट है। अब देखो इसमें अगर पी ऑफ एक्स सी है तो आप इसके लिए देख लो, तो मैं डोमेन के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं कि इसकी डोमेन क्या होने वाली है। तो डोमेन तो सारे रियल नंबर्स हो गए, कोई भी एक्स की वैल्यू मैं इसमें डाल सकता हूं, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, है ना। अब रेंज की बात करूंगा तो रेंज में मेरे को सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट मिल रहा है, दैट इज सी। एक ही एलिमेंट मिल रहा है ना। सो आप इसको देखोगे, अगर मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में जाऊंगा तो ये एक मैनी वन फंक्शन को बताएगा, है ना। खैर वो तो मैपिंग का पार्ट है, वो अपन बाद में ही देखेंगे, अभी नहीं इंक्लूड नहीं करते हैं। तो डोमेन और रेंज ऊपरी चीज समझ में आई हो। डोमेन मतलब वो सारे एलिमेंट जो इसमें रख सकता हूँ, जिसके लिए मेरा पॉलिनोमियल या फंक्शन ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा। जो भी इनपुट्स दे रहा हूँ उसके रिस्पेक्ट में फंक्शन की जो इक्वेशन है वो क्या आउटपुट दे रही है, दैट इज माई रेंज। तो रेंज तो एक ही एलिमेंट मिल रहा है, दैट इज सी। कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम का फंडा नहीं आ रहा। कांस्टेंट के बाद एक और फंक्शन होता है, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। आसमानी से ही लिखते हैं हेडिंग। तो आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी का मतलब क्या है। आइडेंटिटी फंक्शन का फंक्शन में ये मतलब होता है कि मैं जो भी इनपुट दे रहा हूं आउटपुट भी वही मिलने वाला। तो इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, y इक्वल टू एक्स, और बोलूं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, या फिर पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो भी आप बोलना चाहो, है ना। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं डोमेन में वन डाल रहा हूं तो आउटपुट में भी क्या मिल रहा है, वन। डोमेन में टू डाल रहा हूं तो आउटपुट में भी क्या मिल रहा है, टू। ठीक है। सो इस टाइप का फंक्शन, ये बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है जो लीनियरली बढ़ रहा है। ये मेरी एक्सिस है, और इसमें अगर मैंने ये एक लाइन बना रखी है जो कि 45 डिग्री पे है, तो ये बिल्कुल क्या होगी, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। अब सोचने में लगता है ना कि यार ये तो बहुत सिंपल सा है, y इक्वल टू एक्स है, इतना बड़ा नाम देने की क्या ज़रूरत है, और इतना बहुत इसका प्रचार प्रसार करने की क्या ज़रूरत है ना, ऐसा कुछ। बट नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या होता है ना, y इक्वल टू एक्स एक लाइन है जो एक पूरे उसको, जो आपका पूरा प्लेन है ना, उसको दो सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड कर देगा, है ना। और जो भी कर्व सिमेट्रिक होंगे y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, उनमें आने वाले चैलेंजेस या कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग उसको शॉर्ट करना होगा, मिनिमाइज करना होगा, उसमें ये चीज हेल्प करती है आइडेंटिटी, है ना। या इनवर्स लेना है, तो इनवर्स लेना है, इसका मतलब मैं क्या करूं, y इक्वल टू एक्स लाइन में कर्व का रिफ्लेक्शन डाल दूं, तो रिफ्लेक्शन जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसका इनवर्स फंक्शन। ठीक है ना। तो कई ऐसी चीज हैं जिनको समझने के लिए ये फंक्शन बहुत काम का है आगे कैलकुलस में। तो इसलिए भाई स्टार्टिंग में ही अपन ने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, है ना, यही क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट देख लिया है, आइडेंटिटी देख लिया है, पॉलिनोमियल देख लिया है। ठीक है। अब इसी में ही क्या होता है, क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा अपन को डिटेल में देख लेना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पे काफ़ी चीज़ें आपको डील करने में आएंगी अपने कैलकुलस में, है ना। नॉट ओनली कैलकुलस एक्चुअली, ये आपके पूरे 11th-12th में क्वाड्रेटिक बहुत चलता है, बहुत फेमस है, इसलिए थोड़ा क्वाड्रेटिक को अपन देख लेते हैं अच्छे से, है ना। अरे यार, ठीक है।
सो सी दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा होता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक 2 डिग्री मेरा पॉलिनॉमियल होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए बी सी आर कोफिशिएंट्स, ठीक है। ए लीडिंग कोफिशिएंट है। डोमेन, इसकी डोमेन की बात करूं तो सारी रियल वैल्यूज। जैसे ही रेंज की बात करने जाता हूं वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसकी रेंज होती है -d/4a से इनफाइनाइट, और ये भी कब? इफ a इज ग्रेटर देन 0। और सेम -इनफाइनाइट टू -d/4a होता है इफ a कैसा हो? लेस देन 0। तो ये कैसे आ रहा है, क्या है ये लॉजिक? ये बिल्कुल सिंपल है कि अगर मेरा a पॉजिटिव है तो मेरा कर्व कुछ इस तरीके से बनता है ना। इसको आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। सो ये जो मिनिमम पॉइंट आता है, आपको ये मिनिमम पॉइंट के बारे में सोचना है। ये मिनिमम पॉइंट आता है -b/2a, -d/4a। तो ये तो x कोऑर्डिनेट है, तो x की इस वैल्यू पे y की ये वैल्यू आ रही है ना। अब देख लो ये चीज, ये है मिनिमम, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट। तो वही रेंज क्या होने वाला है? रेंज होने वाला है मेरा मिनिमम टू मैक्सिमम। इस केस में मिनिमम क्या आ रहा है? मिनिमम आ रहा है -d/4a, और मैक्सिमम क्या आ रहा है मेरा? इनफाइनाइट, है ना। ये किसके लिए है? जब मेरा a कैसा हो रहा है? ग्रेटर देन 0, ठीक है। लेकिन a लेस देन 0 हो गया तब, a लेस देन 0 हो गया तब क्या करेंगे? कर्व मेरा कुछ ऐसा कुछ बनता है, ये नीचे से ऐसा आता है। इस केस में इस केस में जो ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट वैल्यू वाइज तो वही है -b/2a, -d/4a। पर आप देखोगे तो ये मेरे किसको बता रहा है? मैक्सिमम को बता रहा है। ये मैक्सिमम को बता रहा है, और मिनिमम क्या आ रहा है? -इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसलिए इस केस में जो रेंज आ रहा था वो रेंज कुछ इस तरीके से आ रहा था। दैट इज सेकेंड पार्ट, है ना। सो रेंज आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी जो मेरे फंक्शन में रेंज होती है वो इस तरीके से अपन उसको चेक करते हैं। अब ये तो देख लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा रेंज इस तरीके से ही होगी, या हमेशा मैं इनपुट सारी रियल वैल्यूज ही दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा। कई बार क्या होता है, मेरी डोमेन है ना रेस्ट्रिक्टेड रहती है। कैसी रहती है? रेस्ट्रिक्टेड। तो अगर मेरी डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है तो उसके रिस्पेक्ट में रेंज भी रेस्ट्रिक्टेड होगी, है ना। सो अपन रेंज के लिए देख लो कि रेंज जब निकालना हो फॉर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन तब क्या होगा? सो अपन हेडिंग डाल देते हैं फॉर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। सो ये क्या होने वाला है? अब मैं डोमेन पूरी रियल नंबर्स नहीं लूंगा, मैं लूंगा क्वालिटी की, पर उसमें मैं क्या डाल दूंगा? डोमेन है वो एक रेस्ट्रिक्टेड पार्ट। तो आप बहुत आराम आराम से समझना कि चीजें कैसी चेंज होने वाली। अगर मैंने डोमेन लेट से क्या डाला है? 1 से 2, ये डोमेन डालिए 1 से 2, क्लोज ब्रैकेट लगा दो इस पर, है ना।
एक बार डोमेन डाली है 2 से 3 और एक बार डाली है 3 to 5। अब ये डोमेन डाली किस में है? तो मेरा फंक्शन है x² माइनस 5x प्लस 6। अपन धीरे धीरे देखते हैं और फिर से रिलेटेड अपन इसकी थ्योरी लिखेंगे, तो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं उसका सेंस क्या है। ऐसा तो नहीं है कि मैं डायरेक्टली बस याद कर रहा हूं और उसको अप्लाई करते बन नहीं रहा है ना। ऐसा हो गया तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या है, लेक्चर देखने का मतलब ही क्या है, इतना आप टाइम वेस्ट ही क्यों कर रहे हो, है ना। सो देखो अपन पॉइंट्स रख लेते हैं, जो जो पॉइंट जरूरी है। 1 यहाँ कहीं पे होगा, फिर x² माइनस 5x प्लस 6 2 पे और 3 पे 0 होता है, मतलब ये 2 होएगा और ये 3 होगा। इसका मिड पॉइंट दैट इज 5/2 ये यहाँ पे होएगा, तो ये कितना आता है 5/2 और कॉमा -1/4। तो ये एक्चुअली अपन इतनी बार सॉल्व कर चुके हैं कि बिल्कुल ये याद होना चाहिए आपको, टिप्पी होना चाहिए कि x² माइनस 5x प्लस 6 के लिए वो जो मिनिमम पॉइंट होता है उसमें x की वैल्यू 5/2 होती है और जो y की वैल्यू होगी दैट इज रेंज का मिनिमम पार्ट दैट इज -1/4। तो अगर मैं सारी रियल वैल्यूज की बात कर रहा हूँ तो -1/4 से इन्फिनिट तक का तो मूवमेंट आपको मिल रहा है, लेकिन इस केस में क्या है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, तो 1 के लिए क्या आने वाला है और 2 के लिए क्या आने वाला है, ये मेरी रेंज होगी, है ना। सो फर्स्ट के लिए अगर देख रहा हूं फॉर x बिलोंग्स टू 1 to 2, तो मैं देख लेता हूं f(1) क्या हो रहा है। सो f(1) हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6, 1 और 6 7 में से 5 गए तो 2, तो f(1) कितना हो रहा है 2। सेम f(2) देखो 2 कितना आ रहा है 0। तो अब देखो आपको अलग ही समझ में आ रहा है कि मेरा फंक्शन एक्चुअली क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। सो x की वैल्यू 5/2 से पहले मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ मेरी वैल्यूज आ रहे होंगे। मतलब पहले जो x की छोटी वैल्यूज हैं उसके लिए मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी और बड़ी वैल्यूज के लिए मेरे को मिनिमम वैल्यू मिल रही है ना। पर लिखने में पहले मिनिमम लिखते हैं अपन और बाद में मैक्सिमम लिखते हैं, ठीक है। सो ये तो बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, पर फिर भी डिस्कस कर लिया आपसे ताकि कोई डाउट ना रहे क्या 2 पे जो 0 आ रहा है वो पहले लिखा है और जो बाद में लिखा है वो 1 पे आ रहा है ना। बिकॉज रेंज इज वॉट, मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। ये थॉट दिमाग में रखना। अगला ये है, ये तो पहला केस आया। अब आप सेकंड केस को देखो। सेकंड केस में क्या हो रहा है, मेरा 2 to 3 है, मतलब ये है 2 और ये है 3, तो जो आउटपुट आ रहे हैं 2 पे आ रहा है 0, 3 पे आ रहा है 0, तो रेंज को क्या 0 to 0 बोलूंगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को ये चेक करना है कि मेरा कर्व y एक्सिस में कहां से कहां तक मूव कर रहा है। तो ये कहां से कहां तक मूव कर रहा है, -1/4 से 0 तक मूव कर रहा है। ये -1/4 और ये कितना है 0, है ना। तो y एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट -1/4 से 0 तक जा रहा है ना, मेरे गिवन इनपुट्स के लिए। सेकंड में देख लो फॉर x बिलोंग्स टू 2 to 3, है ना। सो इसमें मैं ऐसा चेक नहीं कर सकता। तो जब भी ऐसी चीज हो तो मेरे को क्या चीज चेक कर लेना चाहिए कि जो मेरा मिनिमम पॉइंट है दैट इज -b/2 है। चेक, ये नीचे लिख लो, नोट में लिख लो यहां पे,
नोट में लिख लो कि चेक इफ माइनस बी बाई टू ए लाइज बिटवीन द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। है ना, वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जिसके रिस्पेक्ट में आपको रेंज निकालने के लिए बोला गया है। अगर वो आ रहा है माइनस बी बाई टू ए आ रहा है, इस केस में क्या होएगा, इस केस में रेंज क्या होएगा, आपका माइनस बी बाई टू ए मिनिमम पॉइंट आ जाएगा और मैक्सिमम पॉइंट क्या आ सकता है। लेट्स से रेस्ट्रिक्टेड डोमेन मेरी क्या थी, P2Q, क्या थी P2Q। तो आपको क्या लेना है, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ पी कॉमा एफ ऑफ क्यू, मतलब उन दोनों में से जो भी बड़ा होएगा। एफ ऑफ पी बड़ा होगा तो एफ ऑफ पी ले लेना, एफ ऑफ क्यू बड़ा होगा तो एफ ऑफ क्यू ले लेना। माइनस बी बाई टू ए से मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ पी टू एफ ऑफ क्यू, और ये भी कब लेना है, व्हेन ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ए लेस देन 0 होएगा तो मेरी रेंज क्या जाएगी, इसको स्विच कर देंगे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लिया था, अब आप क्या लिख लोगे, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ पी कॉमा एफ ऑफ क्यू, है ना, क्योंकि जब ए लेस देन 0 होता है तो माइनस जो डी बाई फोर ए होता है वो क्या होता है, मेरा मैक्सिमम। तो सॉरी, ये जो है ये माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी बाय फोर ए, यहां पर भी क्या जाएगा, माइनस डी बाय फोर ए। ठीक है, ये ध्यान रखना है रेंज के केस में, है ना। और ये वाला कौन सा केस है, जब ए कैसा हो रहा होगा, 0 से छोटा, है ना। ये रेंज के दो केस आ गए हैं, किसके लिए, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो मैं इधर नीचे अब लिख लेता हूँ वो प्रॉब्लम। वो क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, इसमें डोमेन एक बार मेरे को किस डोमेन के लिए बोला है, दैट इज 2 to 3, और इसका माइनस बी बाई टू ए वो कितना आ रहा है, दैट इज प्लस 5/2। 5/2 क्या 2/3 के अंदर आ रहा है, यस। अगर आ रहा है तो मेरा रेंज माइनस डी बाई फोर ए से स्टार्ट होएगा, और मेरे को क्या लेना है, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टू या एफ ऑफ थ्री। अब एक्चुअली एफ ऑफ टू और एफ ऑफ थ्री दोनों ही 0 है ना, तो उससे तो कोई दिक्कत है नहीं, वो 0 ही आएगा। और माइनस डी बाई फोर कितना आया था, -1/4, तो -1/4 से 0, ये क्या हो जाएगी, रेंज। तो ये चीज बस एक ट्विस्ट है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में होएगा। ठीक है, अब अगला बोल रहा हूँ 3 to 5, तो आप ग्राफिकली देख पा रहे हो कि 3 पे ये वैल्यू है, 5 पे यहाँ कहीं पे है, तो 5/2 एक्स की वैल्यू 5/2 के बाद में मेरा फंक्शन ऐसे भी क्या है, इंक्रीजिंग है, तो ऐसे भी जो मेरी रेंज आने वाली है वो मिनिमम टू मैक्सिमम आने वाली, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस चीज को डिफरेंशिएशन से भी चेक करते हैं। तो बात यही है कि रेंज को निकालने का एक मेथड नहीं है। रेंज आप बेसिकली अपने जो लॉजिकल फैक्ट्स होते हैं उससे भी निकाल सकते हो, और या फिर आपने कोई भी चीज जो भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते जा रहे हो कैलकुलस की पढ़ाई में, आप उन टूल्स को इस्तेमाल करोगे
तो रेंज निकालने का तरीका और फर्निश होते जाएगा। ठीक है, सो वो चीज़ इसलिए अपन लोग जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे रेंज, उस तरीके से अपन लोग देखते चलेंगे कि रेंज निकालने का और बेटर वे क्या है। ठीक है ना, क्योंकि मैं सारे पॉइंट अभी लिख दूंगा तो सारे पॉइंट आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आगे की थ्योरी आपको नहीं पता है ना। ओके, सो इसलिए f(3) से f(5) तक जाएंगे। तो f(3) मेरे को पता है दैट इज 0। f(5) निकालो तो नेक्स्ट केस के लिए जब डोमेन मेरा क्या है 3 to 5 है, तो f(3) ये तो 0 आ रहा है। f(5) ये कितना आएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और फिर x 5 में मल्टीप्लाई किया तो 25 माइनस 25 इज 0 और 6, तो f(5) कितना आ रहा है 6। मतलब जो रेंज आ रही है इस केस के लिए वो कितना आ रही है 0 to 6, है ना। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। ये क्या आ गया अपने डोमेन और रेंज, किस लिए क्वाड्रेटिक के लिए, है ना। तो होपफुली क्वाड्रेटिक वाला केस समझ में आया हो। अब अपन ने लीनियर देख लिया है, क्वाड्रेटिक देख लिया, अपन ने पॉलिनॉमियल देख लिया। इसके बाद अपन रैशनल और इरेशनल दो चीजें और देख लेते हैं इसी के आगे। ठीक है।